नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 1 समुदाय और पोषण ब्लॉक 7 भाका के अध्ययन कार्यालय के लिए पैक्ड लंच कलेक्शन होम पेज इकाई 26 भोजन परिवेशन संस्था की योजना 26.1 प्रस्तावना। इस इकाई की शुरुआत हम लक्ष्मी के उदाहरण से करेंगे जिसे हमने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे जैसे आप इस इकाई को पढ़ेंगे आप जान पाएंगे कि लक्ष्मी ने एक बहुत ही योजनाबद्ध कार्य प्रणाली का अनुसरण किया। उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज भी यही था। इससे पहले कि आप इस रोचक कहानी में निमग्न हो जाएं, आइए योजना बनाने के बारे में भी कुछ चर्चा करें। योजना बनाना एक अविराम प्रक्रिया है जिसके सहारे आप इस बात का निर्णय लेते हैं कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य व उद्देश्य डंडा। अपने लक्ष्य तक पहुंच पाने के लिए उपयोगी कार्यकलापों को निश्चित कर पाते हैं। दूरदर्शिता से यह अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी संस्था कैसा काम करेगी तथा आगामी प्रवृत्तियों फ्यूचर ट्रेंड्स को जान सकते हैं। योजना बनाने का विचार कैसे मन में आता है? यह एक ऐसा विचार है जो बताता है कि यह एक अच्छा अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो लक्ष्मी की कहानी में क्या है? लक्ष्मी को एक अच्छा विचार सजा और उसने उस विचार को कार्य रूप में परिणत किया। इस इकाई में चर्चा का विषय यही है। चूंकि वह अपना ही उद्यम एंटरप्राइज आरंभ कर रही थी, उसके पास पहले का कोई अनुभव नहीं था। आप इसमें देखेंगे कि उसने कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित किया और कार्यान्वित करने योग्य क्रियाओं को पहचानकर दूरदर्शिता से यह अंदाज लगाया कि उसका उद्यम चल पाएगा तथा वह पर्याप्त मुनाफा कमा पाएगी या नहीं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, लक्ष्मी के अनुभव को आप अपने उद्यम की योजना बनाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप ग्राहकों के सर्वेक्षण के आधार पर ग्राहकों का पता लगा पाएंगे। भोजन परिवेशन संस्था को चला पाने के लिए अनिवार्य साधनों की सूची बना पाएंगे। एक उद्यम को आरंभ कर पाने के लिए अपेक्षित धन का पता लगा पाएंगे। अंदाज लगा पाएंगे कि भविष्य में संस्था सुचारू रूप से काम कर पाएगी या नहीं। 26.2 लक्ष्मी की सूझ। लक्ष्मी एक खुशहाल गृहिणी थी जो कि घर के कामकाज इत्यादि तथा बच्चों की पढ़ाई की देखरेख में अपना समय व्यतीत करती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वैसे वैसे वे लक्ष्मी पर कम आश्रित रहने लगे। घर के श्रम साध्य कामकाज जैसे सफाई व कपड़े धोने आदि के लिए तो उसने एक काम वाली भी रख ली थी। इससे यह हुआ कि उसके पास बहुत सा समय होता था जिसे वह खाली बैठकर व्यतीत करती थी व जिसके सदुपयोग का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। वह इस प्रकार की महिला भी नहीं थी जो कि अपना समय व्यर्थ ही जाने दे। इसलिए उसने कुछ सृजनात्मक व चुनौतीपूर्ण कार्य करने की सोची जिससे उसे बच्चों की पढ़ाई व शादी इत्यादि पर होने वाले खर्च में भी मदद मिल। लक्ष्मी यह जान चुकी थी कि अधिक पढ़ी लिखी न होने के कारण तथा किसी नौकरी की योग्यता के अभाव में उसे कोई उपयुक्त नौकरी मिलना तो मुश्किल ही था। उसने इस विषय पर अपने बचपन की सहेली उमा से बात की। बातचीत के दौरान लक्ष्मी को ऐसा लगने लगा कि वह आहार व अल्पाहार बनाने की अपनी निपुणता को अपने खाली समय में कुछ पैसा कमाने के लिए प्रयोग में ला सकती है। लक्ष्मी ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया क्योंकि उसे अपने पाकशास्त्र की निपुणता पर पूरा भरोसा था। उसने अपने पति व बच्चों से भी इस बारे में बातचीत की। सभी ने उसे इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। उसके पति ने इस संस्था को आरंभ करने तथा आवश्यक धनराशि जुटा पाने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। 26.3 ग्राहकों का सर्वेक्षण करना तथा प्रारंभिक निर्णय लेना। धन कमाने के लिए अब लक्ष्मी ने आहार व अल्पाहार बनाने के उद्यम को शुरू करने का निश्चय कर लिया था। उसे इस बात का यकीन था कि वह ऐसे स्वादिष्ट आहार व अल्पाहार बना पाएगी जिसे कि ग्राहक पसंद करेंगे व खरीदेंगे। परंतु वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसके आहार के खरीदार कौन होंगे तथा वह किस प्रकार के अल्पाहार आहार पसंद करेंगे। इस समस्या को लक्ष्मी ने उमा के सामने रखा तथा कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने नजदीकी इलाकों का सर्वेक्षण करने की सोची जिससे उन्हें यह पता चल
सके कि वह अपने खाद्य पदार्थ कहाँ बेच सकती है। सबसे पहले वह एक नज़दीकी स्कूल में यह पता लगाने के लिए गए कि क्या वह बच्चों के लिए बनाया गया अल्पाहार खरीदेंगे या नहीं। उन्होंने पाया कि वहां तो स्कूल के प्रबंधकों द्वारा पहले से ही एक कैंटीन चलाई जा रही है। ऐसे में वहां एक और संस्था चलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब वह पास में ही बने एक नए स्टेडियम में यह पता लगाने के लिए गई कि क्या वह वहां पर अल्पाहारों के लिए स्टॉल या खोखा लगा सकती है कि नहीं। परंतु वहां के स्टॉल के किराए बहुत ज्यादा थे जो उसकी पहुंच से बाहर थे। अंत में वह हाल ही में खुले एक दफ्तर में गई जहां पर उसे यह पता चला कि वहां पर काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति ढाबे वालों से ही भोजन लेते हैं, जो कि प्राय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था, या फिर फल व मूंगफली से ही गुजारा कर लेते थे। लक्ष्मी ने कुछ लोगों से बातचीत करके पता लगाया कि उनमें से बहुत से व्यक्ति पैक्ड लंच नहीं लाते थे, क्योंकि या तो उन्हें ठंडा भोजन खाना अच्छा था या फिर वह अपने घरों से सुबह सवेरे ही निकल पड़ते थे। उन्होंने बताया कि ऐसे में उनके लिए एक ही विकल्प रह जाता है, यानी कि सड़क पर खड़े खोमचे वालों से या ढाबे से भोजन, फल या मूंगफली लेकर खाना, चाहे उससे पेट ही क्यों न खराब हो जाए। उन सब ने ही स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक भोजन की गर्म थाली के प्रस्ताव का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। उनमें से कुछ यह चाहते थे कि दोपहर का भोजन उनके दफ्तर में ही पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर भोजन खाने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं थी। इस सर्वेक्षण व बातचीत के बाद लक्ष्मी को विश्वास हो गया था कि उसे सही प्रकार के ग्राहक मिल गए हैं जिनकी एक विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता थी। इस तरह से आपने देखा कि लक्ष्मी ने सबसे पहले उन ग्राहकों की पहचान की जो उसके द्वारा बनाए गए भोजन को खरीदने के इच्छुक होंगे। इसलिए किसी भी भोजन परिवेशन संस्था स्थापित करने से पहले सर्वप्रथम कार्य है आस पड़ोस की बस्तियों इलाकों में पहले से चल रहे भोजन परिवेशन संस्थाओं का पता लगाना व उनका मूल्यांकन करना तथा यह देखना कि किस प्रकार के ग्राहक उनका लाभ उठाते हैं। ऐसे सर्वेक्षण से आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी आवश्यकताएं उस समय चलने वाली भोजन परिवेशन संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती हैं। ऐसे व्यक्ति ही संभावित ग्राहक बन जाएंगे। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि परोसने के लिए कौन से व्यंजन बनाने चाहिए। आइए आगे पढ़ें कि लक्ष्मी ने इस बात का पता कैसे लगाया। 26.3.1 व्यक्तिगत व सामूहिक अभिरुचियों को पहचानना। दफ्तर जाने वाले व्यक्तियों को अपने ग्राहक के रूप में पहचान लेने के बाद लक्ष्मी ने फिर उनकी खाने संबंधी पसंद की जांच करने की सोची। लक्ष्मी ने उनमें से कुछ से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की ताकि इसके बारे में उसे और जानकारी प्राप्त हो सके। इस बातचीत के दौरान उसने उनकी खाद्य पसंद, यानी कि वह क्या चीजें खरीद कर खाना चाहेंगे, की जांच की। इस काम के लिए लक्ष्मी ने व्यंजनों की एक सूची बना ली जिनमें वे सब व्यंजन सम्मिलित थे जो कि बहुत लोकप्रिय थे तथा जिन्हें वह आसानी से बना सकती थी। संभावित ग्राहकों से बातचीत के दौरान वह अपनी सूची में उस व्यंजन पर निशान लगा देती थी जो कि उस ग्राहक को पसंद था। इस तरह वह लोकप्रिय व्यंजनों की ऐसी सूची तैयार कर पाई जो कि उसके ग्राहक खरीदना चाहते थे। सूची द्वारा लक्ष्मी ग्राहकों की जिन अभिरुचियों को पहचान पाई वह निम्नलिखित हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। हर व्यक्ति की अभिरुचि जानने के बाद लक्ष्मी उस व्यंजन के सामने एक निशान लगा देती। जब 5 व्यक्ति उसी व्यंजन के लिए अपनी पसंद बताते तो वह उसके सामने यह निशान लगा देती। सब्जियों वाले पुलाव के लिए 27 व्यक्तियों की अभिरुचि का निशान द्वारा पता चला। बोध प्रश्न 1 यदि आप दफ्तर में ले जाने वाले पैक्ड लंच के लिए सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। निम्नलिखित का पता लगाने के लिए आपके मुख्य चरण क्या होंगे। उनकी सूची बनाएं। क व्यक्तिगत अभिरुचियां। ख सामूहिक अभिरुचियां। 2 आप किसको अधिक महत्व देंगे, व्यक्तिगत या फिर सामूहिक अभिरुचियों को। उपरोक्त मची के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि अधिकांश व्यक्तियों को अनाज, दाल व दही में बनी थाली में रुचि थी। खंड 3 में वयस्कों के लिए पैक्ड लंच पर की गई चर्चा क्या आपको याद है। वहां यह बतलाया गया था कि पैक्ड लंच में तीनों खाद्य वर्गों यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले, शारीरिक वृद्धि में सहायक तथा सुरक्षात्मक व शरीर को मचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य वर्ग में से एक खाद्य पदार्थ तो अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्राथमिकता के अनुसार चावल, राजमा, सब्जियों का पुलाव,
भरवा परांठे, कड़ी चावल, परी छोले तथा याव भाजी सबसे लोकप्रिय व्यंजन पाए गए। इनके अलावा कुछ अन्य व्यंजन जैसे कि नूडल्स, ब्रेड, कटलेट, रोटी व दाल भी कुछ व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए। इन अभिरुचियों की जानकारी लक्ष्मी ने सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की। इसी तरह यदि आप भी जिस जगह पर आप अपनी संस्था चलाना चाहते हैं वहां पर ऐसा ही सर्वेक्षण करें तो उस क्षेत्र की आहार उपभोग पद्धति के अनुसार आपकी अभिरुचि की सूची बदल जाएगी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि लक्ष्मी ने दूसरा काम जो किया वह था अपने ग्राहकों की अभिरुचियों की जांच, यानी कि वह कौन से व्यंजन खरीदकर खाना पसंद करेंगे। इन अभिरुचियों के अनुसार लक्ष्मी ने दोपहर का ऐसा आहार बनाने की सोची जिसे वह आसानी से पैक कर सकती थी तथा जो उसके ग्राहकों को न सिर्फ मात्रा अपितु गुणों में भी पसंद आए। 26.3.2 व्यंजन सूची मेन्यू को निश्चित करना। व्यंजन सूची का नियोजन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी गई थी। आहार ऐसा होना चाहिए जो कि 1. आसानी से बनने वाले हों। 2. जिनकी मात्रा व कोटि से ग्राहक संतुष्ट हों। 3. पौष्टिकता में पर्याप्त हो। 4. आसानी से पैक हो जाने वाला हो। 5. स्वीकृत और पहचाना हुआ हो। 6. जिसका मूल्य उचित हो। व्यंजन सूची का नियोजन करते समय लक्ष्मी ने केवल उन्हीं व्यंजनों को सम्मिलित किया जिन्हें बनाने में वह अपने आप को माहिर समझती थी। पूरी, परांठे, पुलाव व चावल तो ऐसे व्यंजन थे जिन्हें वह 25-30 व्यक्तियों को परोसने के लिए अक्सर पका चकी थी। दाल के उन्हीं व्यंजनों का चयन किया गया था जिन्हें बनाने के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं थी तथा कोई भी उन्हें आसानी से बना सकता था। सब्जियों के व्यंजनों में रायता व सलाद आदि बनाने का नियोजन किया गया था। लक्ष्मी ने फिर हर व्यंजन की मात्रा की आवश्यकता का हिसाब लगाया। एक गृहिणी होने से उसे इस बात का अंदाजा था कि भोजन की कितनी मात्रा एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसी के आधार पर उसने भोजन की वह मात्रा निर्धारित की जो कि एक वयस्क पुरुष के लिए दोपहर के भोजन के लिए पर्याप्त होगी। लक्ष्मी को खाद्य पदार्थों के पोषक मान की जानकारी भी थी। उसने इस जानकारी का प्रयोग करने की भी सोची। लक्ष्मी ने व्यंजन सूची मेन्यू के व्यंजनों की मात्रा का उनके ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज के योगदान के लिए मूल्यांकन किया। उसे प्रत्येक खाद्य पदार्थ के पोषक माने की सही जानकारी तो थी नहीं, फिर भी वह यह बात जानती थी कि अनाज, दालों, सब्जियों व दूध के पदार्थों के आनुपातिक सम्मिश्रण से आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाएंगे। इसी आधार पर उसने ऐसे व्यंजनों का नियोजन किया जिनसे कि एक व्यक्ति को 80-100 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दालें, 100-150 ग्राम सब्जियां तथा 100 मिली दही उपलब्ध हो। उसके विचार में यह मात्रा दफ्तर जाने वाले एक अल्पश्रमिक व्यक्ति को दिन भर के पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा का 1/3 हिस्सा प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। लक्ष्मी ने फिर प्रत्येक व्यंजन के तैयार रूप पर गौर किया क्योंकि वह उस रूप में होने चाहिए थे जिसे कि आसानी से पैक किया जा सके। वह यह जान चकी थी कि भोजन को सुविधा से पैक करने लायक बनाने के लिए उसकी मात्रा उचित होनी चाहिए तथा वह ऐसा हो कि बिना खराब हुए कुछ समय तक रखा जा सके व उसकी आकृति, बनावट व सुस्वाद पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उसने इस बात का भी निर्णय लिया कि वह अत्यधिक तरी वाले पदार्थ नहीं बनाएगी क्योंकि उन्हें पैक करने में कठिनाई आती है। इसलिए उसने व्यंजनों की संख्या को अनाज व सब्जियों के सम्मिश्रण जैसे कि पकौड़ी वाले रायते या कढ़ी के रूप में बनाकर कम रखने का निर्णय लिया। उसने पूरी, परांठे व फ्राइड चावलों, फ्राइड राइस का चयन किया क्योंकि वह कुछ समय तक बिना खराब हुए रखे जा सकते हैं। दाल व रायते जैसे तरी वाले व्यंजनों को उसने एक से अधिक न रखने का फैसला किया। यह व्यंजन अलग से पैक किए जा सकते थे तथा अन्य सभी को एक साथ 2 या उससे भी अधिक खाद्य पदार्थों के सम्मिश्रण से वह एक ऐसा पैक्ड लंच उपलब्ध करा सकती थी जिसमें सिर्फ 2 या 3 व्यंजन ही हों। लक्ष्मी ने इस बात का भी ध्यान रखा कि बनाई गई व्यंजन सच्ची ग्राहकों की अभिरुचियों के अनुसार ही हो। इस तरह उसने सुनिश्चित कर लिया था कि ग्राहक उसके द्वारा बनाए गए आहार को खरीदने में तत्पर होंगे।
सर्वेक्षण तथा व्यक्तिगत बातचीत के दौरान लक्ष्मी यह जान चुकी थी कि इस दफ्तर के अधिकांश व्यक्ति आहार पर लगभग 57 रुपये खर्च कर रहे थे। उसने इस बात से यह निष्कर्ष निकाला कि वह भोजन के एक पैकेट पर 6 रुपये खर्चने से कतराएंगे नहीं और उसने आहार का यही मूल्य निर्धारित किया। यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि आहार का मूल्य खरीदारों की खरीदने की क्षमता के भीतर ही होगा, उसने फिर यह जानना चाहा कि निर्धारित मेन्यू वाला पैक्ड लंच 6 रुपये के भीतर बन जाएगा कि नहीं। आहार के विक्रय के मूल्य में सभी व्यय सम्मिलित होने चाहिए, साथ ही उसमें से यथोचित मुनाफा भी मिलना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता था यदि कच्चे खाद्य पदार्थों पर किया गया व्यय विक्रय के मूल्य के 50% के भीतर ही रहे। यह जानने के लिए उसने मेन्यू के व्यंजनों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया। आइए देखें कि लक्ष्मी ने यह कैसे किया। 26.3.3 व्यंजन सूची पर होने वाले व्यय लागत का पूर्वानुमान, प्री कॉस्टिंग ऑफ द मेन्यू। इससे हमारा तात्पर्य व्यंजनों को बनाने में होने वाले व्यय के अनुमान से है। कच्चा पदार्थ जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह अक्सर उससे बने खाद्य पदार्थ के मूल्य को निर्दिष्ट करता है। लक्ष्मी ने हर व्यंजन के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाई तथा जिस दाम पर वह खरीदा गया उसके हिसाब से उस व्यंजन पर होने वाले व्यय का परिकलन किया। प्रत्येक व्यंजन के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा के अनुसार उन पर होने वाला व्यय लिख लिया गया। प्रत्येक सामग्री की वस्तु पर होने वाले व्यय का योग करके मेन्यू पर होने वाले कुल व्यय का पता लगाया गया। ऐसा करने से यह पता लग पाया कि भोजन पर व्यय को विक्रय मूल्य के 50% तक रखने पर क्या उस व्यंजन को परोसना उपयुक्त है। इसी तरह उसने अन्य सभी व्यंजनों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जिससे वह यह पता लगा सके कि क्या वह उन्हें 3 रुपये में उपलब्ध कच्चे खाद्य पदार्थ के अंदर बना सकती हैं जिसे वह 6 रुपये में बेच पाए। यहाँ पर आपने देखा कि वर्तमान मूल्यों की मदद से व्यंजनों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने से लक्ष्मी को एक ऐसी व्यंजन सूची बनाने में मदद मिली जिसे कि वह एक पूर्व निर्धारित व्यय के अनुसार बना सकें। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेन्यू पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने से हमें यह पता लग पाता है कि क्या चयन किए गए व्यंजन आर्थिक प्रतिबंधों की सीमा के अंदर रहकर बनाए जा सकते हैं या नहीं। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी ने कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ही मेन्यू का नियोजन किया था। मेन्यू के व्यंजनों का मूल्य उचित हो तथा उन्हें बनाना संभव हो, यह जानने के लिए उसने मेन्यू पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया ताकि वह विक्रय मूल्य का 50% ही रहे। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि विक्रय मूल्य का निर्धारण सही तरीके से करना अनिवार्य है ताकि प्रत्येक प्रकार का व्यय उसमें से निकल सके। मेन्यू के एक उदाहरण पर होने वाले व्यय का अनुमान निम्नलिखित है। मेन्यू: सब्जियों वाला पुलाव, पकौड़ी का रायता। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। व्यंजन सूची: मेन्यू के इन व्यंजनों का कुल मूल्य 1.75 प्लस 1.25 इक्वल्स 3.00 रु है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का यह 50% है। व्यंजन सूची पर होने वाले व्यय का अनुमान समय समय पर लगाते रहना चाहिए ताकि इस बात की जांच होती रहे कि वह निर्धारित मूल्य अथवा प्रतिशत के अनुसार ही है या कि नहीं। यदि किसी पदार्थ का खरीद मूल्य परचेस प्राइस अधिक हो जाता है तब व्यय को सीमा के अंदर रखने के लिए खाद्य सामग्री के चयन में बदलाव लाया जा सकता है। नियोजन के पहलू से उसको यह जानने में मदद मिली कि वह क्या करे तथा कब करे। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक चरणों के नियोजन में भी उसको मदद मिली। उद्देश्यों की सूची बना चुकने के बाद लक्ष्मी जान चुकी थी कि अपनी संस्था को मुनाफे पर चला पाने के लिए उसे कुछ अनिवार्य सामग्री की आवश्यकता है। उसे पता था कि अपने घर बार को चला पाने के लिए ही उसको अपने पति से मासिक भत्ते की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक भोजन परिवेशन संस्था उदाहरण के तौर पर सब्जियों वाले पुलाव में जब हरे मटर का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से अधिक हो जाए तब उनकी जगह फलियां जो कि 6 रु प्रति किलो पर उपलब्ध हैं प्रयोग में लाई जा सकती हैं या फिर ताजे मटर के स्थान पर सुखाए हुए मटर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सुखाए हुए मटरों का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो सकता है, परंतु वह ताजे मटरों से आधे से भी कम मात्रा में प्रयोग में आते हैं। इस तरह वह हमारे बजट की सीमा में ही रहेंगे।
यहाँ पर आपने देखा होगा कि लक्ष्मी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, यानी कि व्यंजन सूची बनाई और उसके बाद उस पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया तथा क्षेत्रीय पद्धति के विकल्प को भी स्थान दिया। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि अभी तक हम उन्हीं व्यंजनों के बारे में बातचीत कर रहे थे जो कि उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। इसका कारण है कि जिस तरह से वर्ग में लक्ष्मी को अपने संभावित ग्राहक नजर आए, वह अक्सर दिल्ली, बम्बई या फिर उत्तर भारत के अन्य छोटे शहरों जैसे जयपुर, लखनऊ, भोपाल आदि में पाए जाते हैं। आप यदि उत्तर भारत को छोड़ किसी अन्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ऐसे में तैयार की गई व्यंजन सूची कुछ भिन्न होगी जो कि वहां के ग्राहकों की अभिरुचि के अनुरूप होगी। अगर आप अपनी संस्था मद्रास या बैंगलोर में शुरू करना चाहते हैं तो आपके ग्राहकों की रुचि चावल से बने व्यंजनों में होगी। आपके ग्राहक नींबू वाले चावल, दही चावल, इडली, सांभर, बिसी बेले हुली अन्ना, सब्जियों के उपमा तथा पोंगल आदि में रुचि रखते होंगे। इन्हीं व्यंजनों को आपकी व्यंजन सूची में स्थान मिलेगा। ग्राहक किसी भी क्षेत्र के रहने वाले क्यों न हों, आपको अपने ग्राहकों की पहचान करनी होती है, उनकी अभिरुचियों का पता लगाना होता है तथा उन अभिरुचियों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे मेन्यू का नियोजन करना होता है जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए। 26.3.4 ग्राहकों की संख्या की जांच करना, यह जान लेने के बाद कि नियोजित मेन्यू पकाने में कितना खर्चा आएगा। लक्ष्मी ने अगला काम यह ज्ञात करने का किया कि कितने व्यक्ति उसके द्वारा बनाए गए आहार खरीदने के होंगे। यह करने के लिए वह उस दफ्तर में दोबारा गई तथा उन व्यक्तियों जिनसे वह पहले भी मिली थी, उनको उसने बताया कि वह उनको पैक किया हुआ गर्म गर्म दोपहर का आहार दफ्तर में ही उचित मूल्य में पहुंचा सकती है। शुरू में तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया तथा उनका रवैया अधिक प्रोत्साहित करने वाला नहीं था। इस आरंभिक प्रतिक्रिया से हतोत्साहित न होकर उसने नमूने के तौर पर आहार के कुछ पैकेट बनाए तथा दफ्तर में काम करने वाले कुछ व्यक्तियों को मुफ्त बांटे जो उन्हें चखने के इच्छुक थे। उन्हें साथ ही उसने कुछ इश्तहार भी बांट तथा जो व्यक्ति उसके द्वारा बनाए गए आहार के पैकेटों को चख चुके थे, उन्हें अन्य कर्मचारियों से उनके बारे में बताने का अनुरोध भी किया। लक्ष्मी ने उनसे पैकेट में आहार की मात्रा, उसकी कोटि तथा क्या वह उससे संतुष्ट थे पर भी उनकी राय जानी। मुफ्त में कुछ पैकेट बांटने से, इश्तहार देने से तथा जिन लोगों ने उसके आहारों को चखा था, उनकी राय जानने की बदौलत चौथे दिन जाकर उसको आहार के 25 पैकेट उपलब्ध कराने का पहला आदेश मिला। यहाँ आपने देखा कि लक्ष्मी अपनी दृढ़ता व विपणन निपुणता के कारण ही अपने ग्राहक बना पाई। आप समझ चुके होंगे कि अपने पदार्थ को पर्याप्त ग्राहकों तक पहुँचा पाना अपनी संस्था को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी की संख्या का निरंतर प्रयास, आहारों की उच्च कोटि का तथा सफाई से बना होना, इन सब ने मिलकर उसके ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी की। अपने प्रयास के कारण आज उसके द्वारा संचालित संस्था एक दिन में लगभग 300 आहार उपलब्ध कराती है। इकाई 27 व 28 में उसकी प्रगति के विभिन्न चरण तथा प्रत्येक चरण में प्रयोग में लाए गए तरीकों पर चर्चा की जाएगी। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 26.4 उपलब्ध साधनों की पहचान करना। पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे लक्ष्मी ने एक भोजन परिवेशन संस्था शुरू करने की सोची, जो कि दफ्तर में जाने वाले व्यक्तियों को पैक्ड लंच उपलब्ध कराएगी। हमने यह भी देखा कि लक्ष्मी ने एक चरण से दूसरे पर जाने की प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित निर्णय लेने के लिए किया। अपनी संस्था कहाँ शुरू करें? संस्था किसके लिए चलाएं? क्या बनाकर बेचें? व्यंजन सूची के आधार पर आहारों को कितने मूल्य पर बेचें? अन्य शब्दों में, उसका उद्देश्य पैक्ड लंच बनाने वाली एक ऐसी संस्था चलाने का था जिससे उसको कुछ मुनाफा हो सके। उसको अब ऐसा लगने लगा कि यदि वह अपने विशिष्ट उद्देश्यों को कागज पर लिख ले तो वह उपयोगी सिद्ध होगा। जो उद्देश्य उसने लिखे हुए हैं: 1. पैक करके शाकाहारी आहार उपलब्ध कराना। 2. अनाज, दाल, सब्जियों व दही से बने पदार्थ उपलब्ध कराना। 3. एक महीने में 25 दिन आहार उपलब्ध कराना। 4. प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या गत्ते के डिब्बों में आहार को पैक करना। 5. ग्राहकों को दफ्तर में ही आहार के पैकेट उपलब्ध कराना। 6. पहले से बुकिंग करने पर खरीदारों को आहार के पैकेट उपलब्ध कराना जिसका मूल्य वह बाद में चुका सकते हैं। 7.
पैकेट को 6 रुपये में बेचना। लक्ष्मी ने इन उद्देश्यों की सूची एक मार्गदर्शक के रूप में बनाई। इसको बना लेने के बाद उसे अगले प्रक्रम के नियोजन में मदद मिली। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि अपनी प्रक्रिया का नियोजन करते समय सबसे पहले आपको अपने उद्देश्यों की सूची बना लेनी चाहिए, जिससे कि आपको अपनी योजना बनाने की प्रक्रिया में मदद मिले। यहाँ पर लक्ष्मी को अपने उद्देश्यों से यह तय करने के लिए मदद मिल पाई कि वह किस प्रकार के आहार उपलब्ध कराए, किस तरह से कराए तथा मूल्य का भुगतान किस तरह से हो। इन उद्देश्यों से उसकी कार्यविधि एकदम स्पष्ट व व्यवस्थित बन गई। यहाँ आपने देखा होगा कि उद्देश्य स्थापित करना नियोजन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चला पाने के लिए भी उसे पैसे की आवश्यकता होगी। यह कहा जा सकता है कि सबसे पहले उसे जिस साधन की आवश्यकता थी वह थी धनराशि। बोध प्रश्न 3। 1. लक्ष्य व उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखना इतना आवश्यक क्यों होता है? 2. लक्ष्मी ने अपनी संस्था के लिए उद्देश्यों की जो सूची बनाई, क्या वह संतोषजनक थीं? क्या उन्हें किसी तरह से बदला जा सकता है या फिर बेहतर बनाया जा सकता है? लक्ष्मी ने फिर उन पदार्थों की सूची बनाई जिनके लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी। सबसे पहले तो उसको कच्चे खाद्य पदार्थ जिनसे उसने व्यंजन बनाने थे, खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इस तरह पैसा उसे मुख्यतः कच्चे खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए चाहिए था। कच्चे खाद्य पदार्थों को पके हुए व्यंजनों में परिवर्तित कर पाने के लिए उसे अपने कौशल के साथ कुछ अतिरिक्त व्यक्तियों की मदद की भी आवश्यकता थी, जो कि पकाने, पैक करने व ग्राहकों तक आहार पहुंचाने में उसकी मदद करें। वह यह जान चुकी थी कि भोजन परिवेशन संस्था किसी एक व्यक्ति द्वारा चला पाना संभव नहीं है। इसे चलाना तो बहुत से लोगों के साथ मिलकर काम करने से ही संभव हो सकता है। अब उसे व्यक्तियों को मासिक वेतन पर रखने की आवश्यकता थी जो उसे आहार पकाने, पैक करने तथा ग्राहकों तक पहुंचा पाने में उसकी मदद करें। इस तरह उसने व्यक्तियों को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचाना। आगे उसने उन बर्तनों व उपकरणों का नियोजन किया जो कि उसे दक्षता से कार्य संपन्न करने में मदद करेंगे। अधिक मात्रा में आहार बनाने के लिए उसे ऐसे बर्तनों की आवश्यकता होगी जो सामान्य रूप से घरों में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। उसको ऐसा भी लगा कि अधिक मात्रा में आहार बना पाने के लिए उसे कुछ श्रम बचाने वाले उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ेगी। यह तो एक प्रधान साधन था जिसके बिना उसे कार्य करने में कठिनाई आ सकती थी। बर्तन व उपकरण खरीदने के लिए निश्चित रूप से उसे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। उपरोक्त चर्चा से आप यह समझ गए होंगे कि लक्ष्मी ने जिन मुख्य साधनों को पहचाना वह थे धनराशि, खाद्य पदार्थ, कार्यकर्ता, मैन पावर तथा उपकरण। इन मुख्य साधनों के अलावा लक्ष्मी को एक अन्य साधन के बारे में भी सावधान रहना था, यानी कि समय। उसका व्यापार तभी सफल हो सकता था यदि ग्राहकों तक व्यंजन समय पर पहुंच जाए। बेहतर कोटि के आहार बनाकर उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंचाने के लिए उसको उपलब्ध समय के बेहतरीन उपयोग का नियोजन करना था। इस तरह आपने देखा कि लक्ष्मी को एक अन्य साधन की व्यवस्था करनी थी, यानी कि समय। भोजन परिवेशन संस्था के संदर्भ में साधनों की सूची में एक आखिरी साधन जिसका ध्यान निरंतर रखना था वह थे उसकी संस्था के ग्राहक। उसे इस बात पर निरंतर नजर रखनी थी कि उसके आहारों के खरीदार उसके आहार की कोटि व सेवा से संतुष्ट हैं या कि नहीं। उसे इस बात पर भी नियंत्रण रखना था कि उसके पास सदैव इतने ग्राहक हों कि उसकी संस्था चलती रहे और मुनाफा कमाती रहे। आहारों व सेवाओं की उच्च कोटि को बनाए रखने तथा अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए उसे भरपूर प्रयास करने की आवश्यकता थी। लक्ष्मी को जिन साधनों की मदद से काम करना था, आइए सारांश में उनकी सूची बनाएं। पहला साधन जिसकी आवश्यकता लक्ष्मी को थी वह थी धनराशि। इस धन से वह कच्चे खाद्य पदार्थ खरीद सकती थी। व्यक्तियों की मदद से वह इन कच्चे खाद्य पदार्थों को आहारों में परिवर्तित कर सकती थी। उपकरणों की मदद से व्यक्तियों को अधिक कार्यकुशल बनाया जा सकता था। कार्य को समय पर संपन्न कर पाने के लिए कार्यकर्ताओं को परस्पर मिलकर काम करने व उपकरणों का सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता थी। साधनों के सदुपयोग के उद्देश्य को पूरा तभी किया जा सकता था यदि ग्राहक संतुष्ट हो जाए। अगली इकाइयों में आप यह बात विस्तार पूर्वक जान पाएंगे कि लक्ष्मी ने प्रत्येक साधन का नियोजन तथा सही उपयोग किस तरह से किया। बोध प्रश्न 4। 1. फ्लो चार्ट।
फ्लोचार्ट जिससे निम्नलिखित को दर्शाया गया हो बनाएं। क. भोजन परिवेशन संस्था के लिए विभिन्न प्रकार के आवश्यक साधन। ख. साधनों के बीच परस्पर संबंध। आपने ध्यान दिया होगा कि चाहे घर हो या फिर भोजन परिवेशन संस्था, सबसे पहला साधन जिसकी आवश्यकता लक्ष्मी को थी वह थी धनराशि। यह कहा जा सकता है कि धन सबसे आवश्यक साधन है क्योंकि इससे अन्य सभी साधन खरीदे जा सकते हैं। 26.5 व्यय का हिसाब लगाना। अभी अभी हमने इस बारे में चर्चा की कि किस तरह से लक्ष्मी ने उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया तथा कुछ प्रारंभिक निर्णायक फैसले किए। उसे जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि धन ही वह मुख्य साधन था जिसकी उसको आवश्यकता थी। उसे कितनी धनराशि की आवश्यकता थी? इस प्रश्न का उत्तर उसे कैसे मिला, आइए इसी बात पर चर्चा करें। धन की अपनी आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले उसने व्यय की सूची बनाई। एक गृहिणी होने के नाते उसको अपनी संस्था में धन के प्रयोग को नियोजित करने का अच्छा खासा अंदाजा था ही। सबसे पहले तो उसे व्यंजन बनाने के लिए कच्चे खाद्य पदार्थ खरीदने की आवश्यकता थी। पकाने में तथा ग्राहकों तक आहार पहुंचाने में मदद करने वाले लड़कों को भी तनख्वाह देने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। आवश्यक बर्तन तथा श्रम बचाने वाले उपकरणों को खरीदने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। इस तरह उसने व्यय के मुख्य क्षेत्रों की यानी कि खाद्य पदार्थ, श्रमिक व उपकरणों की पहचान की। व्यय के मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने के बाद उसने प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत एक महीने के व्यय के लिए आवश्यक धनराशि की मात्रा का हिसाब लगाया। वह जान चुकी थी कि खरीदे जाने वाले तीनों साधनों में से उपकरणों पर होने वाला व्यय सबसे अधिक होगा, परंतु यह व्यय हर महीने होने वाले व्यय में से नहीं था। इसलिए उसने अपनी संस्था के लिए आवश्यक उपकरणों को जुटाने हेतु होने वाले व्यय का अंदाजा लगाया। उपकरणों पर होने वाले व्यय का हिसाब लगाना। यह जानने के लिए कि उसे किस प्रकार के उपकरणों तथा कितने बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी, वह पास के ही एक ढाबे, एक स्कूल में चलने वाले जलपान गृह, कैंटीन तथा एक दुकानों के समूह में चलने वाले रेस्टोरेंट में गई। उनकी मदद से वह अपनी संस्था को चला पाने के लिए आवश्यक उपकरणों व बर्तनों की सूची बना पाई। विभिन्न संस्थाओं में जाकर वह इनमें से कुछ उपकरणों को काम करते हुए भी देख पाई थी। आवश्यक उपकरणों व बर्तनों की सूची बना लेने के बाद उसने उनको खरीदने में होने वाले व्यय का अनुमान लगाया। यह कर पाने के लिए वह उपकरण व बर्तन बनाने व बेचने वाले विभिन्न व्यापारियों के दफ्तर में गई तथा उनसे इनके दाम व अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी की मदद से वह उन उपकरणों व बर्तनों को खरीद पाने के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगा पाई। संस्था के सफल संचालन के लिए उपकरण व बर्तन अति आवश्यक हैं, इसलिए अनुमानित लागत का नियोजन करते समय उन्हें प्राथमिकता दी गई। आवश्यक उपकरण व बर्तनों की सूची बनाकर उनके लगभग खर्च, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, का अनुमान लगा लिया गया। पकाने के लिए बड़े बर्तन जिनमें प्रेशर कुकर व कड़ाही सम्मिलित थे, पर ही लगभग 5,000 रु की लागत लगनी थी। श्रम बचाने वाले उपकरण जैसे कि मिक्सर व ब्लेंडर तथा गीले पदार्थों के लिए ग्राइंडर पर भी 5,000 रु की लागत लगनी थी। फ्रिज, भोजन गर्म रखने वाला उपकरण तथा तराजू पर लगभग 15,000 रु का व्यय अनुमानित था। इनके अलावा गैस के 2 सिलेंडर तथा 2 व्यापारिक चूल्हों, कमर्शियल स्टोव्स, के लिए भी उसे 2,000 रुपयों की आवश्यकता थी। इन सब का जोड़ निकालकर लक्ष्मी ने अनुमान लगाया कि उसे उपकरण व बर्तन खरीदने के लिए लगभग 27,000 रुपयों की आवश्यकता थी। उसके घर की रसोई इतनी बड़ी थी कि उसमें अधिक मात्रा में भोजन बनाया जा सकता था, इसलिए उसने एक अन्य रसोई घर बनाने के लिए आवश्यक धनराशि पर ध्यान नहीं दिया। रसोई के साथ ही एक अन्य कमरा भी था जहां पर पदार्थों का भंडारण किया जा सकता था तथा एक बंद बरामदा भी था जहां पर आहारों को पैक किया जा सकता था। इनकी वजह से वह हर महीने खर्च होने वाले 500 रु देने से बच गई, जो कि उसे किराए के रूप में देने पड़ सकते थे। किसी नई जगह को खरीदकर उस पर अपनी संस्था स्थापित करना तो उसके लिए कठिन था। खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना। व्यय का अगला मद कच्चे खाद्य पदार्थ खरीदना था। इस पर खर्च होने वाली धनराशि की मात्रा व्यंजनों की संख्या, परोसे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, भंडारण के लिए उपलब्ध जगह तथा खरीदारी की प्रणाली जैसे कारकों पर निर्भर करती थी।
लक्ष्मी ने पैक्ड लंच में अनाज, दाल, सब्जियों व दही से बने व्यंजन देने की योजना बनाई थी। व्यंजन सूची में विविधता लाने के लिए उसने प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाने वाले अनाज, दाल व सब्जियों में भिन्नता लाने की सोची। शुरू में तो उसको 25 व्यक्तियों ने ही आहार लेने का संकेत दिया, परंतु एक संख्या की 3 माह के अंदर ही 100 तक पहुंचने की संभावना थी। इसलिए उसने शुरू से ही खाद्य पदार्थ पर होने वाला व्यय 100 व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से ही लगाया, ताकि भविष्य में अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हो। जैसा कि पहले भी बताया गया था, एक आहार का पैकेट यदि 6 रुपए में बेचा जाना था तो उसको बनाने वाले कच्चे खाद्य पदार्थ पर व्यय 3 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए था, यानी कि विक्रय मूल्य का 50%। इस तरह उसने 25 दिन 3 रुपये की दर के हिसाब से 100 व्यक्तियों के लिए कच्चे खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया। यह अनुमानित व्यय प्रोजेक्टेड फूड एक्सपेंडिचर 7,500 रुपये था। इनके अलावा गैस के 2 सिलेंडर तथा 2 व्यापारिक चूल्हों कमर्शियल स्टोव्स के लिए भी उसे 2,000 रुपयों की आवश्यकता थी। इन सब का जोड़ निकालकर लक्ष्मी ने अनुमान लगाया कि उसे उपकरण व बर्तन खरीदने के लिए लगभग 27,000 रुपयों की आवश्यकता थी। उसके घर की रसोई इतनी बड़ी थी कि उसमें अधिक मात्रा में भोजन बनाया जा सकता था, इसलिए उसने एक अन्य रसोई घर बनाने के लिए आवश्यक धनराशि पर ध्यान नहीं दिया। रसोई के साथ ही एक अन्य कमरा भी था जहां पर पदार्थों का भंडारण किया जा सकता था तथा एक बंद बरामदा भी था जहां पर आहारों को पैक किया जा सकता था। इनकी वजह से वह हर महीने खर्च होने वाले 500 रु देने से बच गई, जो कि उसे किराए के रूप में देने पड़ सकते थे। किसी नई जगह को खरीदकर उस पर अपनी संस्था स्थापित करना तो उसके लिए कठिन था। खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना। व्यय का अगला मद कच्चे खाद्य पदार्थ खरीदना था। इस पर खर्च होने वाली धनराशि की मात्रा व्यंजनों की संख्या, परोसे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, भंडारण के लिए उपलब्ध जगह तथा खरीदारी की प्रणाली जैसे कारकों पर निर्भर करती थी। लक्ष्मी ने पैक्ड लंच में अनाज, दाल, सब्जियों व दही से बने व्यंजन देने की योजना बनाई थी। व्यंजन सूची में विविधता लाने के लिए उसने प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाने वाले अनाज, दाल व सब्जियों में भिन्नता लाने की सोची। शुरू में तो उसको 25 व्यक्तियों ने ही आहार लेने का संकेत दिया, परंतु एक संख्या की 3 माह के अंदर ही 100 तक पहुंचने की संभावना थी। इसलिए उसने शुरू से ही खाद्य पदार्थ पर होने वाला व्यय 100 व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से ही लगाया, ताकि भविष्य में अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हो। जैसा कि पहले भी बताया गया था, एक आहार का पैकेट यदि 6 रुपए में बेचा जाना था तो उसको बनाने वाले कच्चे खाद्य पदार्थ पर व्यय 3 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए था, यानी कि विक्रय मूल्य का 50%। इस तरह उसने 25 दिन 3 रुपये की दर के हिसाब से 100 व्यक्तियों के लिए कच्चे खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया। यह अनुमानित व्यय प्रोजेक्टेड फूड एक्सपेंडिचर 7,500 रुपये था। बने हुए व्यंजनों को उपयुक्त पदार्थ में पैक करके ग्राहकों तक पहुंचाना था। लक्ष्मी ने दुकानों का सर्वेक्षण करके सबसे बेहतर पैकिंग सामग्री का चयन करने की सोची। उसने आहार पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बों, एल्यूमिनियम की पन्नी, प्लास्टिक के डिब्बों व थैलियों का प्रयोग करने की सोची। दुकानदारों से सामग्री की दर मालूम करने से पता चला कि एक आहार को पैक करने में लगभग 60 पैसे लगेंगे। एक माह इस पैकिंग सामग्री पर होने वाले व्यय का अनुमान उसने 1,500 रुपये लगाया। लक्ष्मी ने इस व्यय को अपने विक्रय मूल्य का 10% के रूप में रखने का सोचा। आपने देखा होगा कि कच्चे खाद्य पदार्थों व पैकिंग पदार्थ पर होने वाला खर्च तो प्रत्येक माह ही होने वालों में से था। दूसरे माह से ही बेचे गए पैकेटों के कारण आने वाली धनराशि इस व्यय की भरपाई करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए यह अति आवश्यक था कि प्रारंभिक लागत का हिसाब लगाते समय कच्चे खाद्य पदार्थों व पैकिंग सामग्री पर होने वाले व्यय केवल एक ही माह का हो। कार्यकर्ताओं पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना। कच्चे खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगा लेने के बाद अगला चरण जिस पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना था वह था श्रमिकों पर।
लक्ष्मी को ऐसा लगा कि निर्धारित व्यंजन बनाने के लिए उसे एक कार्यकर्ता तथा पैक किए हुए आहारों को ग्राहकों तक पहुंचा पाने के लिए उसे 2 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। उसने निश्चय कर लिया था कि श्रमिकों पर व्यय वह प्रत्येक माह के विक्रय मूल्य के 15% से अधिक न होने देगी। इसलिए उसने अपने कार्यकर्ताओं को 2250 रुपये प्रतिमाह देने के लिए पहले से ही अलग करके रख लिए। 6 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से 100 पैकेटों का विक्रय मूल्य 600 रुपये था। 25 दिनों के लिए यह था 600x253 15,000 रू। इसका 15% था। XD रुपये डंडा कच्चे खाद्य पदार्थों की तरह ही इस व्यय के लिए धनराशि भी दूसरे माह से आने वाले पैसों में से निकल जानी थी। इसलिए प्रारंभिक लागत का हिसाब लगाने के समय कार्यकर्ताओं पर होने वाला व्यय केवल 1 माह के लिए ही लगाया गया था। आपको यह समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी ने 3 कार्यकर्ताओं को रखने का निश्चय इस भरोसे पर किया था कि वह एक दिन में लगभग 100 पैकेट तो बेच ही पाएगी। परंतु जैसे पहले भी बताया गया था, पहले माह तो उसे केवल 25 ग्राहक ही मिल पाए। इसके बावजूद उसको शुरू से ही कार्यकुशलता व संतोषजनक सेवाओं को बनाए रखने के लिए 3 कार्यकर्ता रखने पड़े। इसलिए शुरू के महीनों में कार्यकर्ताओं के वेतन उसे कच्चे खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए रखे गए पैसों में से लेने पड़े, क्योंकि विक्रय का पैसा प्रत्येक व्यय की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था। लक्ष्मी को प्रत्येक माह लगभग 750 रुपयों, 1 माह के विक्रय मूल्य का 5% की आवश्यकता ईंधन, बिजली, पानी, परिवहन व अन्य फुटकर व्यय के लिए भी थी। इस व्यय का हिसाब भी 1 माह के लिए ही लगाया गया, क्योंकि दूसरे महीने से तो यह विक्रय आय में से परी करनी थी। इसके अतिरिक्त विक्रय आय का 5% तो टूटे फूटे सामान को बदलने के लिए तथा उपकरण व रसोई घर की मरम्मत आदि के लिए निकालकर अलग रखना था। प्रत्येक माह आने वाला यह पैसा हर महीने प्रयोग में नहीं आना था, परंतु जरूरत पड़ने पर नए उपकरण खरीद पाने के लिए तथा पुरानों की मरम्मत आदि में इस्तेमाल के लिए जमा किया जाना था। 26.6 बजट बनाना। आपने अभी अभी देखा कि लक्ष्मी ने अपने व्यय का हिसाब कैसे लगाया, परंतु केवल व्यय का अनुमान लगाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह जानना भी आवश्यक है कि यह उद्यम सफल हो पाएगा या कि नहीं। आइए देखें कि लक्ष्मी ने इस पहल की जांच कैसे की। हमने अभी अभी देखा कि किस तरह से लक्ष्मी ने उपकरण, खाद्य पदार्थ, पैकिंग तथा काम करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाया। इनके आधार पर लक्ष्मी को अब होने वाले कुल व्यय का अनुमान लगाना है। यह करने से उसको व्यय करने वाली धनराशि का व्यापक अंदाजा हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आइए 2 पारिभाषिक शब्दों आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय का मतलब समझ लें। पुनरावृत्ति न होने वाले व्यय, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर से हमारा मतलब उस व्यय से है जो कि केवल एक समय ही होने वाला हो, जैसे कि उपकरणों पर होने वाला व्यय। उपकरणों पर आपको बार बार खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आवर्ती व्यय, रिकरिंग एक्सपेंडिचर से हमारा मतलब उस व्यय से है जो कि प्रतिदिन या प्रत्येक सप्ताह या फिर प्रत्येक महीने बार बार होने वाला हो। इसका उदाहरण है खाद्य पदार्थों पर होने वाला व्यय। सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ एक समय एक साथ ही खरीदे नहीं जा सकते हैं। जैसे जैसे वह प्रयोग में आते जाते हैं उन्हें दोबारा खरीदा जा सकता है। आइए अब कुल व्यय का हिसाब लगाने के मूल प्रश्न पर फिर से लौटें। प्रत्येक एकक पर अनुमानित व्यय को एक साथ रखकर पता चला कि लक्ष्मी को कल 40,000 प्रारंभिक लागत लगाने की आवश्यकता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इस मूलधन का अनुमान इस आधार पर लगाया गया था कि यह एक महीने में 25 दिन 100 आहार के पैकेट बनाने में, जिससे कि एक माह में 15,000 रुपयों 6x100 ग्राहक x 25 डेज इक्वल्स 15,000 की आय होगी के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस आधार पर इस मूलधन की चाल पूंजी का हिसाब लगाया गया। दूसरे माह से विक्रय आय को इस प्रकार से प्रयोग में लाए जाने के बारे में सोचा गया। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 26.7 क्या यह संस्था चल सकेगी? क्या उसका उद्यम सफल हो पाएगा? क्या वह इतनी धनराशि उपलब्ध करा पाएगी? लक्ष्मी ने एक खाद्य सेवा संस्था के प्रबंधक से बात की, जिसने उसे यह समझाया कि विक्रय आय से खाद्य पदार्थों, कार्यकर्ताओं, अतिरिक्त व अनुरक्षण पर होने वाला व्यय तथा मुनाफा निकाल पाना तो कुछ समय के बाद ही संभव हो पाएगा।
यह तभी संभव हो पाएगा यदि वह एक दिन में लगभग 100 पैकेट बेच पाए। उसको यह बात इस तरह से समझाई गई। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। मुनाफे और घाटे का हिसाब लगाते समय कार्यकर्ताओं, फुटकर तथा अनुरक्षण पर व्यय को 100 आहार के पैकेटों के विक्रय मूल्य के आधार पर अपरिवर्तित रखा गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि आरंभिक महीनों में चाहे उत्पादन कम हो परंतु फिर भी एक दिन में 100 आहार के पैकेटों को बना पाने योग्य ढांचा खड़ा करना था। इससे आप यह देखेंगे कि शुरू में आय इतनी नहीं थी जो हर प्रकार के व्यय का भार उठा सके, परंतु उम्मीद थी कि तीसरे माह तक वह इतनी हो जाएगी कि न सिर्फ वह हर व्यय की भरपाई कर पाए अपितु मुनाफा भी कमा पाए। इस तरह नियमानुसार वह उद्यम एक दिन में 100 पैकेट बेचने पर ही मुनाफा कमा पाएगा। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिस तक लक्ष्मी समझती थी कि वह पहुंच पाएगी। अन्य शब्दों में, उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपने उद्यम को सफल बना पाएगी। अब आगे क्या करना है? लक्ष्मी को अब ऐसे लोगों को ढूंढ निकालने का जटिल काम करना था जो कि साधनों में स्टाने में उसकी मदद करें। सबसे पहले उसने अपना ध्यान धनराशि उपलब्ध करने की ओर किया क्योंकि यही सबसे प्रधान साधन था। इसके मिलते ही वह नौकरों को काम पर लगाकर आहारों के पैकेट बनाकर ग्राहकों में वितरित करा सकती थी। बोध प्रश्न 5। 1. मुनाफे और घाटे का हिसाब लगाने से उद्यम की चलने की संभावना के बारे में कैसे पता चल सकता है? 2. मूल आवश्यकताएं यदि एक समान रहें तो मुनाफे और घाटे का हिसाब लगाने के लिए कौन से व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहिए? 3. यदि कच्चे खाद्य पदार्थों पर किए जाने वाला व्यय 20% बढ़ जाता है तो लक्ष्मी को एक दिन में कितने पैकेट बेचने पड़ेंगे ताकि वह 14% मुनाफा कमा सके? गणना भाग 26.7 के तालिका के अनुरूप कीजिए। यह मान लीजिए कि इस स्थिति में भी विक्रय से आय, कार्यकर्ताओं पर व्यय, पैकिंग पर व्यय, रखरखाव पर व्यय और उसी खर्च के आंकड़े वही रहें। 26.8 साधन जुटाना। आपने इस बात को समझ लिया होगा कि मूलधन की आवश्यकता तथा व्यय का हिसाब लगाना काफी सरल कार्य है। लक्ष्मी को जो कठिनाई थी वह तो आवश्यक धनराशि जुटा पाने की थी। यह राशि कहाँ से आएगी? अन्य शब्दों में, उसके कोष का स्रोत क्या होगा? लक्ष्मी ने पहले तो अपने पति से सहायता मांगी। जैसा कि लक्ष्मी के पति ने आश्वासन दिया था, उसने अपने दफ्तर कीमत व्यय व उधार संस्था से 10,000 रुपयों का ऋण ले लिया। उसके भाई ने उसकी योजना के बारे में जानने पर मामूली ब्याज पर उसे 5,000 रुपयों का ऋण दे दिया। अब उसके पास 15,000 रुपए हो गए थे तथा उसे 25,000 रुपयों की और आवश्यकता थी। इस अनिश्चितता की स्थिति में उसकी सहेली उमा फिर से उसके काम आई। उसने लक्ष्मी को अखबार में आई एक खबर के बारे में बताया जिसके तहत राष्ट्रीयकृत बैंक महिला ठेकेदारों को ऋण प्रदान कर रहे थे। लक्ष्मी इस खबर के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुई तथा अगले ही दिन वह पास के ही एक राष्ट्रीयकृत बैंक में गई। लक्ष्मी उस बैंक के प्रबंधक से मिली तथा उससे अपनी योजना के बारे में चर्चा की। उसने प्रबंधक को बताया कि उसे अपने संस्था के लिए कुल 40,000 रुपयों की आवश्यकता है। फिर उसने पूछा कि वह बैंक से कितना ऋण ले सकती है। बैंक का प्रबंधक बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ तथा उसने बताया कि यदि वह उसकी योजना की संभाव्यता के बारे में संतुष्ट हो गया तो वह कुल लागत का 70% ऋण के रूप में दिलवा सकता है। इसके लिए लक्ष्मी को अपनी योजना का विस्तृत विवरण देने को कहा गया जिसमें कि अनुमानित व्यय, संभावित विक्रय तथा मुनाफा सम्मिलित हो तथा जिससे यह पता चल सके कि उसकी योजना संभाव्य है या नहीं तथा यह भी पता चल सके कि क्या वह मुनाफे में से किश्तों द्वारा ऋण की रकम उतार पाएगी या फिर नहीं। लक्ष्मी समझ गई थी कि मुख्य रूप से उसे क्या करना है क्योंकि उसी आधार पर तो उसने अपने व्यय व आय का हिसाब लगाया था। अपने पति की मदद से उसने अपनी योजना का विवरण बनाया तथा ऋण उतारने की विधि भी सूत्रबद्ध कर ली। पूरा माल बिक जाने के आधार पर उसने विक्रय से 15% मुनाफा पाने का अनुमान लगाया। आहार के 100 पैकेट बिकने पर उसे 2,250 रुपयों का मुनाफा होगा। बैंक यदि उसे 25,000 रुपयों का ऋण दे तो वह अपने मुनाफे में से 723 रुपये प्रति माह बैंक को वापस कर सकेगी। इस तरह वह बैंक से रियायती ब्याज पर लिया गया ऋण 40 महीनों के अंदर ही वापस कर पाएगी।
मासिक किश्त तथा ब्याज की रकम का मोटा अनुमान नहीं लगाया गया है। डंडा उसने योजना बनाई कि वह अपने भाई से लिया गया ऋण ब्याज सहित 5वें साल में वापस कर पाएगी। उसके पति द्वारा अपनी संस्था से लिया गया ऋण आसान किश्तों में उसकी आय से काट लिया जाएगा तथा 5 सालों के अंदर ही उसका पूरा भुगतान हो जाएगा। उसने अपनी योजना का यह विवरण बैंक को दे दिया तथा 1 महीने के अंदर ही उसको 25,000 रुपए बैंक से ऋण के तौर पर मिल गए तथा वह अपनी संस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक मूलधन जुटा पाई। बोध प्रश्न 6। 1। बैंक से ऋण पाने के लिए लक्ष्मी को अपनी संस्था के संभाव्यता का विवरण बनाने को कहा गया। इस विवरण में उसे कौन सी मुख्य बातें लिखनी चाहिए, उनकी सूची तैयार करें। इस तरह लक्ष्मी अपनी भोजन परिवेशन संस्था आरंभ करने के लिए तैयार हो गई। 26.9 लक्ष्मी के अनुभव से सीखना। आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मी ने अपनी संस्था चलाने का निश्चय कर लिया तो सबसे पहले उसने अपने संभावित ग्राहकों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके ग्राहक दफ्तर जाने वाले व्यक्ति होंगे, उसने उनसे उनकी आहारों में अभिरुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा फिर उनको दोपहर का आहार पैक करके उपलब्ध कराने का सोच लिया। इस उद्देश्य को पूरा कर पाने के लिए उसने साधनों का नियोजन किया। वह जान गई कि धनराशि ही सबसे प्रधान साधन है तथा अन्य सभी साधन इसकी मदद से खरीदे जा सकते हैं। फिर उसने योजना बनाई कि कच्चे खाद्य पदार्थ, श्रमिकों व उपकरणों पर कितनी धनराशि खर्च की जाए। प्रत्येक साधन का नियोजन उसने क्रमबद्ध प्रणाली द्वारा किया तथा अंत में एक बजट तैयार कर लिया। फिर उसने आवश्यक धनराशि जुटा पाने के लिए प्रयास किए। यहाँ पर नियोजन की आवश्यकता को महत्व दिया गया है। लक्ष्मी के अनुभव के आधार पर आपको क्या करना चाहिए? अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित चरणों के अनुसार कार्य करिए। 1. ग्राहकों का सर्वेक्षण। 2. ग्राहकों के प्रकार, उनकी अभिरुचियों तथा खरीदने की क्षमता के आधार पर आरंभिक निर्णय लें। 3. उपलब्ध साधनों को पहचानना तथा उनका प्रयोग करना। 4. व्यय का हिसाब लगाना। 5. संस्था की चलने की संभावना से संबंध निर्णय लेना। 6. साधन जुटाना। 26.10 शब्दावली। परिकलन, हिसाब लगाना। कंट्रैक्टर, वह व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर कोई कारोबार चलाता है। आधारिक संरचना, वह कमरा या भवन जहां पर एक उद्यम चलाया जा रहा है तथा जिसमें किसी विशेष पदार्थ को बनाने व बेचने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपस्थित हों। निवेश, मुनाफा कमाने के लिए किसी उद्यम में लगाया गया पैसा। श्रमिक, किसी उद्यम में काम करने वाले पुरुष व महिलाएं। घाटा, धन की वह राशि जो कि गंवाई जाती है यानी कि वह जो कि उद्यम से वापस प्राप्त नहीं हो पाती है। अन्य शब्दों में घाटा तब होता है जब एक उद्यम इतना भी विक्रय नहीं कर पाता है कि पदार्थों को बनाने व बेचने तथा अन्य सेवाओं पर किया गया व्यय वापस मिल सके। ऊपरी व्यय, कमरे या भवन के लिए किराए पर होने वाला खर्चा। योजना बनाना, प्रबंध कौशल के अध्ययन से लिया गया पारिभाषिक शब्द जिसका अर्थ है सुनिश्चित लक्ष्य व उद्देश्यों तक पहुंच पाने की प्रणाली के बारे में सोचने की प्रक्रिया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।